नमस्कार। डीएनए की ओर से मैं अनुराग अन्वेषी आप सबों का स्वागत करता हूं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि गीदड़ कहता शेर से नया ज़माना देख, एक वोट तेरा पड़ा मेरा भी है एक। तो लोकतंत्र की यह जो ताकत है, इस ताकत ने महाराष्ट्र में एक नए तरह का समीकरण खड़ा किया है। इसी समीकरण पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं आदित्य। आदित्य, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सर। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम महाराष्ट्र पे चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है और आज हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा समय लग रहा है वहाँ की जो मुख्यमंत्री होंगे उसके फैसले को लेके। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा करेंगे आगे। और हमारे साथ दूसरी तरफ बैठी हैं स्मिता। स्मिता, आपका भी स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो आदित्य, जैसा आप बता रहे थे कि वक्त ज़्यादा लग रहा है, इस वक्त ज़्यादा लगने के पहले आपने कहा था कि वहाँ लोकतंत्र की स्थिति मजबूत हुई, यानी वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, मेजॉरिटी बहुत अच्छी आई है। तो एक बार उस समीकरण के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र में जो अभी फ़िलहाल जो सियासी समीकरण है उसमें लगभग अब तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट्स मिली हैं नतीजों में, और बहुमत के लिए ज़्यादा सीटें चाहिए नहीं। लेकिन एक जो गठबंधन धर्म है उसको भी निभाना है, तो वही मान मनोबल की बातें चल रही है। और शिंदे भी इस समय, जो अभी फ़िलहाल ये खबर आई थी, अभी दर्शकों को बता दें कि उनकी तबीयत ख़राब थी और वो अस्पताल में भर्ती भी हुए, फिर अभी फ़िलहाल उनकी तबीयत सही है और वो डिस्चार्ज हो गए। लेकिन अभी जो पूरा जो शिवसेना शिंदे गुट की जो लड़ाई है वो पावर होल्डिंग को लेके है। जो उनकी तरफ से जो मांग है, जो पिछली सरकार में जो मंत्रालय उनके पास थी, तो वो उसको फिर से अपने पास लाना चाहते हैं। और डिप्टी सीएम का पद है, गृह मंत्रालय के पद का पद है, जिस पे उनका एक विशेष तौर पे चाहते हैं कि उनके पास ही रहे। बिल्कुल, इस विस्तार में हम आगे भी जाएंगे। लेकिन स्मिता, मुझे एक बार इस महायुति जो गठबंधन है, उस गठबंधन की स्थिति के बारे में बताएं। कौन कौन पार्टी है और क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 132 सीटों के साथ वो चुनाव में आई है और ये महाराष्ट्र में उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है निजी तौर पे बीजेपी का। महायुति की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिनके 57 सीट्स आए हैं। और तीसरी बड़ी पार्टी एनसीपी है, जिसके 41 सीट्स आए हैं। तो 230 सीटों पर 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 230 सीटें महायुति की हैं। तो इनके पास बहुमत का तो कोई संकट नहीं है। खुद बीजेपी भी बहुमत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 13 नंबर ही दूर है। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि मतलब अब तक उन्होंने यही गुडविल शो किया है कि चुनाव के पहले जो गठबंधन बना करके उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसे चुनाव के बाद भी कायम रखेंगे और अपने दोनों गठबंधन के साथ ही और कुछ छोटे क्षेत्रीय दल हैं जो उन सभी को साथ में लेकर के चलेंगे और एक अच्छा मंत्रिमंडल तैयार करके एक अच्छे सरकार के साथ वो आएंगे। तो आदित्य, जैसा ये बता रही हैं कि ये गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश में लगी है भाजपा और एक अच्छी सरकार तैयार करने की कोशिश है, तो इस गठबंधन धर्म में क्या दिक्कत आ रही है? गठबंधन धर्म की दिक्कत क्या है? देखिए, जो घटक दल होते हैं उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। बिल्कुल। अब सबको पता है कि चाहे वो एनसीपी अजीत पवार हो या शिवसेना शिंदे गुट हो, दोनों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और सीएम भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे, और ज़्यादातर लोगों को लगभग क्लियर है कि फडणवीस ही होंगे। लेकिन बात है कि आप कितना ज़्यादा बार्गेन कर सकते हैं। यही वो वक्त होता है जब ये सरकार बनने से नतीजा आने के बाद और सरकार बनने से पहले जो घटक दल हैं वो अपना पावर बार्गेनिंग को लेके चीज़ें करती हैं, जैसे कि मीटिंग में नहीं शामिल होना, गठबंधन की जो मीटिंग होती है, या अलग अलग इशारे देना, अलग अलग तरह की खबरें आती हैं मीडिया में। तो बिल्कुल वैसा ही माहौल है, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अजीत पवार को पता है कि डिप्टी सीएम पद उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए क्या है कि शिंदे और अजीत पवार में जो मुख्य अंतर है, शिंदे मुख्यमंत्री थे चुनाव से पहले, अजीत पवार कहीं नहीं थे, तो उनके लिए डिप्टी सीएम बनना भी एक बड़ी बात है। चूँकि वो सत्ता में आ जाएंगे, और देखिए हर सियासी दल यही चाहता है कि फ़िलहाल जो बेस्ट अवेलेबल है उनके पास उधर जाना चाहिए, ना कि आइडियल कंडीशन पे कि हमें सरकार ही बना लेंगे, हम मुख्यमंत्री ही बन जाएंगे। तो बेस्ट अवेलेबल जो उनके पास ऑप्शन है वो यही है कि डिप्टी सीएम बनना। और शिंदे भी जानते हैं कि उनके पास भी डिप्टी सीएम का पद आएगा, तो या तो श्रीकांत शिंदे होंगे या फिर एकनाथ शिंदे होंगे। हम बिल्कुल, गठबंधन के धर्म की बात आई तो शब्द पर ध्यान चला गया गठबंधन। आपको ध्यान होगा शादी में जब स्त्री और पुरुष जब विवाह
के बंधन में बनते हैं तो उन दोनों के बीच एक गांठ लगाई जाती है जिसे गठबंधन कहते हैं, लेकिन वहाँ भावनात्मक लगाव का मामला होता है। स्मिता, इस गठबंधन को किस रूप में आप देखती हैं? नहीं, राजनीति में तो कोई भी गठबंधन भावनात्मक लगाव से नहीं किए जाते हैं। वो अपनी कुछ निजी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और जो समीकरण होते हैं उनको साधने के लिए किए जाते हैं। तो ये गठबंधन तो पूरी तरीके से वो समीकरण साधने के लिए ही किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इतना उठापटक रहा है पिछले 5 साल में। हम देखें तो 2 बड़ी पार्टियां जो हैं एनसीपी और शिवसेना, उनमें फूट हुई है। जो आदित्य ने जो बात कही है, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि अजीत पवार सरकार बनने से पहले कहीं नहीं थे। सरकार बनने से पहले अजीत पवार डिप्टी सीएम थे। तो मुख्य रूप से क्या है कि कहीं पे भी इस बात को लेकर के विवाद नहीं है कि बीजेपी का सीएम होगा। जो विवाद चल रहा है या जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है वो गृह, वित्त और शहरी विकास विभाग को लेकर के खेली जा रही है, जो शिंदे अपने पास रखना चाहते हैं। जबकि बीजेपी की चाहत है कि चूंकि वो बड़ी पार्टी है, 132 सीटें मिली हैं, बहुमत से भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये अहम विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। अजीत पवार पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम थे, इस सरकार में भी उनको अपनी स्थिति काफ़ी सेफ लग रही है कि वो डिप्टी सीएम रहेंगे ही रहेंगे। जो उनके कुछ अहम विभाग थे जैसे कि ग्रामीण विकास और कृषि जैसे विभाग, वो उनके पास रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि ग्रामीण विकास और कृषि विभाग भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं मलाईदार विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है, तो वो उनके पास रहेगा ही रहेगा। लेकिन अजीत पवार के लिए ये चुनाव, विधानसभा चुनाव, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा कि लोकसभा चुनाव में महायुति में रहते हुए भी उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और वो अपने चाचा को पटकनी देने में बिल्कुल कामयाब रहे। स्मिता, आपकी बात से ही एक सवाल उठ रहा है। अजीत पवार के बारे में हम जाएंगे आदित्य के पास, लेकिन ये एकनाथ शिंदे के बारे में जो आपने कहा कि वो ये चीज़ें चाहते हैं, अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो उनके साथ क्या हो सकता है? क्या अनुमान है आपका? नहीं, इस समय की जो बीजेपी है उसमें ज़्यादा कोई ज़िद पर अड़ा नहीं रहता है। जिन्होंने ज़िद करने की कोशिश भी की है वो भी लौट कर बीजेपी के पास आए हैं। आंध्र प्रदेश में भी इसका हम एक उदाहरण देख चुके हैं। तो ज़िद पर अड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुमत से बहुत दूर नहीं है। बीजेपी को बहुमत के लिए एकनाथ शिंदे की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है कि लोकसभा में बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन बाकी और कहीं से बीजेपी को ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है कि नेगोशिएशन हो रही है उनके साथ या उनको गवर्नमेंट को स्टेबल रखने में कोई दिक्कत होगी। तो शिंदे बहुत ज़्यादा जिद करेंगे इसकी संभावना तो नहीं लगती है, लेकिन हाँ, यही वो समय होता है कि जब आप अच्छा बेस्ट नेगोशिएशन कर सकते हैं, तो शिंदे अपनी उस स्किल का भरपूर इस्तेमाल तो करना चाहेंगे ही। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यानी बीजेपी का अब का जो चेहरा है उसे शिंदे को याद रखना चाहिए। ये अच्छी सलाह उनकी है या अच्छा कदम है बीजेपी का, इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। वरना बीजेपी को खुद को ध्यान होगा कि आडवाणी की स्थिति क्या हुई थी, वो अपनी जिद पर अड़े थे, तो एकनाथ शिंदे को आडवाणी को भी याद रख लेना चाहिए। तो आदित्य, अजीत पवार को लेकर आपकी क्या राय है? उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? जैसे स्मिता जी ने बताया कि अजीत पवार के पास जो है वो डिप्टी सीएम थे तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, वो डिप्टी सीएम थे। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि फडणवीस की जो कुछ दिनों की सरकार बनी थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। और अभी जो रोल है वो कहीं ना कहीं महायुति में, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा वो डिमांडिंग नहीं है इस टाइम, तो उनका रोल कहीं ना कहीं महायुति के संयोजक के तौर पर ही है कि वो मनाने के लिए भी जा रहे हैं शिंदे को। तो बाकी अभी फ़िलहाल इसी रोल में है वो कि गठबंधन जो है वो सही तरीके से चले और सरकार जो है बने। यानी कुल मिलाकर ये कि स्मिता और आदित्य की बात से यह बात समझ में आई कि अभी कोई अपने पत्ते नहीं खोल रहा है और हमें इंतज़ार करना चाहिए 5 तारीख का। 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और साथियों, देखना है कि हमारा आकलन कितना सही आता है। हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखकर ज़रूर दें। शुक्रिया।